जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 5, वर्ल्ड आफ्टर 1945। Dear student, in this chapter I have already discussed about the United Nations Charter and Cold War. Today I am going to teach you about the world distributed among army group, armament and disarmament. Dear student, we know everyone कि after 1945 the world divide into two parts. America supported या America and Russia. Both country powerful and they fought against other countries, but after 1945 they both wanted to be superior. In that condition they started to increase their power. They tempted other countries and took them under control of them. So as the both country wanted to increase their power, तो देखो one of the most aspect of the conflict of ideology was distrust and sense of doubt on the intention of the rival group. जैसा विद्यार्थियों आपको हम बता रहे हैं कि ये विश्व जो है कोल्ड वॉर की टेंशन की वजह से दो भागों में बट गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब 1945 के बाद। अब जिसके अंदर अपने पावर को बनाने के लिए एक देश दूसरे देश के साथ अपनी मित्रता अपनी ओर जोड़ने लगे और अपनी आर्मी ग्रुप बनाने लगे। Owing the fear to bond the mutual distrust and doubts, both power their own military base. अपने अपने मिलिट्री बेस के ऊपर अपना मिलिट्री पावर बढ़ाना चाहते थे। इसलिए रशिया अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ संबंध बना करके अपनी आर्मी बना रहा था, जिसमें वार्सा और इसमें जो थे कुछ पार्ट हुए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे NATO, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम सीटो की बात करेंगे और इसके बाद सेंटो की बात। तो देखो सबसे पहले हमारा यहाँ नेटो है, लेड और इंस्पायर्ड बाय अमेरिका। ये जो इंस्पिरेशन जो पूरा दिया था इसका नेतृत्व अमेरिका ने किया। वेस्टर्न डेमोक्रेटीज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन एस्टेब्लिश द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने संयुक्त रूप से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इन अप्रैल 1949 के अंदर। अप्रैल 1949 के अंदर उन्होंने यहाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। Therefore, to protect South Western from or slight the Soviet Union communism, America and England। इसके बाद में देखो यहाँ जैसे एक मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो तरह की विचारधारा थी। There are two types of, है ना। तो यहाँ दो तरह की जो विचारधाराएं थी उनमें से एक सोशलिज्म की बात थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आइडियोलॉजीज। उन दो आइडियोलॉजीज के अंदर एक कम्युनलिज्म था और दूसरी ओर डेमोक्रेसी थी।
अब ये इंग्लैंड और अमेरिका डिड नॉट वांट कि वर्ल्ड कम्युनलिज्म के चक्कर में आ जाए, मतलब फेवर में ऑफ द रशिया, इसलिए उन्होंने एक दूसरा ग्रुप और बनाया टू स्टॉप एशिया के अंदर इनको रोकने के लिए, कम्युनलिज्म को रोकने के लिए सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर के बनाया, ये मिलिट्री ग्रुप बनाया 1945 के अंदर। क्यों बनाया? तो यहाँ रशिया के प्रभाव को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट साउथ ईस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम आउटलेट ऑफ द सोवियत यूनियन कम्युनिज्म। अमेरिका एंड इंग्लैंड ने इस्टेब्लिश किया वन मिलिट्री ग्रुप इन 1945 और इसका नाम सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके पश्चात देखो रशिया इस्टेब्लिश मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड वारसा अगेंस्ट सीटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसी में रशिया ने इनके जवाब के, क्योंकि यहाँ एक मिलिट्री पावर बन रहा था, तो रशिया ने वारसा पैक्ट बनाया इन सेंटो के खिलाफ में, जो और इसके लिए यहाँ सीटो के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेंटो की बात आती है तो सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और बगदाद ट्रीटी वॉज एस्टेब्लिश इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज अंडर द लीडरशिप इंस्पिरेशन ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ जब रशिया ने वारसा, है ना, रशिया ने जो यहाँ वारसा का पूरा एक ग्रुप बनाया है, जितने कम्युनिस्ट कंट्रीज थे जो कम्युनलिज्म में, है ना, सोशलिज्म में विश्वास रखने वाले कंट्री का इकट्ठा करके वारसा, ठीक है ना, वारसा मतलब ये जो पूरा ग्रुप था जो सोशलिस्ट विचारधाराओं में जो लोग मतलब रशिया से जुड़े थे, इन सभी ने मिलकर के एक बड़ा मिलिट्री ग्रुप बनाया। फिर इधर से वापस से सेंटो की जो सेंट्रल ईस्टर्न नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंग्लैंड के द्वारा नेतृत्व किया गया, लेड बाय इंग्लैंड। और यहाँ जो कंट्रीज थे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ मिल करके अमेरिका ने इसको इंस्पिरेशन दिया और पूरा एक आर्मी ग्रुप बनाया। इसके अंदर कई अरबियन कंट्रीज ज्वाइन हुए थे, सेंटो के अंदर कई अरबियन कंट्रीज थे, और बाद में जाकर के अमेरिका टुक इट्स लीडरशिप, इसके ऊपर अमेरिका ने लीडरशिप रखी। तो इस तरह से आफ्टर 1945 के बाद में वर्ल्ड हैज़ डिवाइड इनटू मैनी ग्रुप्स, कई मिलिट्री ग्रुप में बट गया। नाटो, सीटो, सेंटो, ये तो लगभग एक साइड के थे, और वारसा जो था वो रशिया का अपना अकेला। अब नाउ नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन क्रिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए एवरीवन वी नो, हम जैसा जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध में बहुत ही भयानक युद्ध हुए दोनों, और इनमें काफ़ी तबाही हुई। अब नाउ विश्व के कई ऐसे देश थे जो युद्ध नहीं चाहते थे, दे डिड नॉट वांट टू वॉर, दे ऑलवेज वांट टू पीस। पर तकलीफ ये हुई कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें ज़रूरत हुई वेपन्स की। दे डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे युद्ध, लेकिन क्या था कि कोई भी कंट्री उनके ऊपर अटैक न करे, तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें भी आवश्यक हो गए। सो 1945 जब इस विश्व युद्ध की कंडीशंस को देखा, तो उसके बाद में आर्मामेंट मीन्स इंक्रीजिंग, वापस से ध्यान रखना, आर्मामेंट का मतलब इंक्रीजिंग वेपन्स, और डिसआर्मामेंट मतलब उसको घटाना, डिक्रीज द वेपन। तो अब लोगों के मन में क्या हो गया, अपनी सुरक्षा के लिए वेपन्स की होड़ लग गई, है ना। ड्यू टू दिस कोल्ड वॉर देयर इज ए इंटेंशन जो मन में आया, दैट वाज द पीपल, द कंट्रीज ऑफ द फॉरेन या वर्ल्ड्स कंट्री
डिसाइडेड टू इंक्रीज द वेपन फॉर देयर सेफ्टी। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये समझा कि हमें अब शस्त्रों की ज़रूरत है। सो नाउ इज वी एवरीवन नो 1949 में रशिया बिकेम पावरफुल बन चुका था, डायरेक्टली कॉन्टेस्ट विद अमेरिका। इसके बाद 1965 तक 5 कंट्रीज बिकेम न्यूक्लियर पावर। 5 कंट्री जो पावरफुल बन चुके थे, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। अमेरिका एवरीवन नो प्लेस था, फिर रशिया, देन आफ्टर इंग्लैंड, फ्रांस, और 1964 में चाइना ने भी इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब नाउ अमेरिका ने जैसा हमारे यहाँ अमेरिका ने जिस तरीके से जो बॉम्ब ब्लास्ट किए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर 1945 में, उसके बाद में विश्व समुदाय में एक होड़ मच गई, वेपन्स बनाने की होड़ मच गई। दिस वे अमेरिका ने अपने आप को बहुत ही सुपर पावर उसने साबित कर दिया था। उसके 4 साल बाद 1949 के अंदर रशिया ने अपने आप को अमेरिका के बराबरी का साबित कर दिया। अब ये जो अमेरिकन proved its supremacy, the next 4 years सोवियत यूनियन proved its capability in making atom bomb, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, एंड दिस क्रिएटेड पावर बैलेंस बिटवीन सुपर पावर। अब ये दोनों जो सुपर पावर थे, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय मुख्य रूप से अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ये एक साइड में थे, ये सभी पावरफुल थे। दूसरी ओर इटली, जर्मनी और जापान अनदर साइड उसके अगेंस्ट में थे, वे भी पावरफुल थे। लेकिन आफ्टर वॉर, युद्ध के बाद में केवल ये 2 शक्तियां उभर कर सामने आई। इवन फ्रांस और इंग्लैंड युद्ध जीते थे, लेकिन उनका पावर खत्म हो चुका था, हर दृष्टि से वे कमजोर हो चुके थे। अब अमेरिका ने तो 1945 से ही जापान के ऊपर अटैक करके 2 एटम बम डाल करके सिद्ध कर दिया था कि ही इज पावरफुल। बट 1949 के अंदर रशिया ने भी बात साबित कर दी। अब ये दोनों के बीच में 1945 के बाद से आफ्टर 1945 के बाद में दोनों के बीच में टेंशन शुरू हो गई। दैट इज टेंस बिटवीन, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसको हम अब यहाँ एक टॉपिक आता है हमारा क्यूबन क्राइसिस का। अभी तक देखिए दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है, लेकिन ये क्यूबन क्राइसिस, इसी टॉपिक का एक टॉपिक है क्यूबन क्राइसिस, जिसने इस कोल्ड वॉर का अंत लाया। ये कोल्ड वॉर एंड हुआ किससे हुआ? क्यूबन क्राइसिस। देखो क्यूबा कंट्री जो था वो इन द फेवर ऑफ रशिया, लेकिन अमेरिका ने उसको डायरेक्ट चैलेंज किया और उसके ऊपर मिसाइल दागने की बात कही। इस बात को देख करके सोवियत यूनियन ने, रशिया ने उसके लिए कैरिबियन सी के अंदर एक शिप भर करके न्यूक्लियर बम भेजे। आफ्टर दैट, इसके बाद में पहली बार इस टेंशन के बाद फर्स्ट टाइम अमेरिका और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के आपस में हॉटलाइन पर बात हुई और अमेरिका ने युद्ध न करने की बात कही और रशिया ने अपने शिप को वापस बुला लिया। तो अब देखिए इसको हम किस तरीके से देखते हैं। तो देखिए अमेरिका डिक्लेयर्ड ब्लॉकेड ऑफ कम्युनिस्ट क्यूबा, है ना, कम्युनिस्ट क्यूबा के ऊपर ब्लॉकेड किया, ब्लॉकेड डिक्लेयर किया, विच ऑन द साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट में था, टू डिफेंड क्यूबा अगेंस्ट पॉसिबल अटैक ऑफ अमेरिका उसके ऊपर अटैक करे, उससे संभावना ऐसी थी जहां क्यूबा के ऊपर वो अटैक कर सकता है। द सोवियत यूनियन सेंट शिप,
सोवियत यूनियन ने शिप भेजा लोडेड विद न्यूक्लियर मिसाइल, जिसके अंदर उसने न्यूक्लियर मिसाइल को लोड करके इन कैरेबियन सी। बोथ सुपर पावर थ्रेटन टू ईच अदर, अब दोनों कंट्री आमने सामने हो गए, चाहे वो क्यूबा के माध्यम से क्यों नहीं हो, लेकिन आमना सामना एक दूसरे के लिए न्यूक्लियर वेपन्स के आमना सामने के लिए एक आमने सामने आए। द वर्ल्ड ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर, और अंतिम अवस्था में था, युद्ध की अवस्था में था। लीडर ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन टॉक्ड ऑन हॉटलाइन, लेकिन इस क्यूबन क्राइसिस के समय में ही जब उनका आमना सामना हो गया, क्योंकि अमेरिका ने अटैक करने का प्रयास किया था क्यूबा, उन्होंने इसे डिक्लेयर कर दिया था। संभावित युद्ध से बचने के लिए रशिया ने क्या किया, वापस से ध्यान रखना, रशिया ने एक शिप भर करके न्यूक्लियर, है ना, बम यहाँ उसके लिए भेजे, उसकी हेल्प के लिए, क्यूबा के लिए। और ये इसका आमना सामना, सीधा ही आमना सामना हुआ रशिया और अमेरिका के बीच। अब ऐसी परिस्थिति को देख करके दोनों कंट्रीज़ के नेताओं के बीच में बातचीत हुई हॉटलाइन पे फर्स्ट टाइम, 1945 के बाद में फर्स्ट टाइम बातचीत हुई। तो सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू विड्रॉ द शिप, और सोवियत यूनियन ने क्या किया, अपने शिप को विड्रॉल कर दिया, वापस ले लिया। अमेरिका डिसाइड टू कर्ब द न्यूक्लियर मिसाइल एम्ड टुवर्ड्स, और उन्होंने जो एम कर रखा था क्यूबा की ओर, उसे कर्ब कर दिया मिसाइलों का। एंड होल एपिसोड इज नॉन एज क्यूबन क्राइसिस, ये पूरा जो एपिसोड है उसे हम क्यूबन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व की राजनीति में ये बहुत बड़ा एपिसोड था। इट द कम्युनिस्ट बिटवीन टू सुपर पावर, कम्युनिकेशन बिटवीन टू सुपर पावर, ये देखिए पहली बार दोनों कम्युनिकेशन हुआ दोनों पावर के बीच में। और दिस इंसिडेंट इज इम्पोर्टेंट टू वॉच द प्रोसेस ऑफ डिसआर्ममेंट एंड न्यूक्लियर पावर। देखो यहाँ ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के माध्यम से आगे की कार्यवाही बढ़ी और डिसआर्मेंट मतलब डिक्रीजिंग वेपन्स की बात आई। अमेरिका, द सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एग्रीड टू मेंटेन द कंट्रोल। ठीक है, अब देखो इस क्यूबन क्राइसिस की वजह से यहाँ कोल्ड वार का अंत हो गया, दोनों के बीच में समझौते हो गए और इसके बाद में यहाँ कोल्ड वार का अंत हो गया। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, इज वी एवरीवन नो, देखो अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एग्रीड द मेंटेनिंग द कंट्रोल ओवर द न्यूक्लियर प्रोडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड प्लोरिफिकेशंस। अब देखो यहाँ अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत उन्होंने मेंटेन करने के लिए कंट्रोल कराया ओवर द न्यूक्लियर प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करने की बात की। द अरेंजमेंट इज नॉन एज, और ये जो अरेंजमेंट किया गया है ना, जो कंट्रोल करने की बात की, उसे कहते हैं पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, NT, है ना, BT मतलब न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। फ्रांस ऑफ कोर्स रिफ्यूज टू साइन दिस ट्रीटी। देखो शुरुआती दौर में हमको फ्रांस के बारे में बता दिया था, वही पावरफुल हो गया था, उसने साइन करने से मना कर दिया। चाइना ऑल्सो कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। देखो चाइना ने भी 1964 में 1965 तक 5 देश बताए थे आपको, 1964 के अंदर चाइना ने कंडक्ट किया न्यूक्लियर टेस्ट और रिफ्यूज टू साइन, और साइन करने के लिए उसने भी मना कर दिया। दिस ट्रीटी imposed the ban on conducting nuclear tests upon atmosphere at course. Communist China and other four were already permanent member of United Nations Security Council. और जैसे जहाँ ये जो 5 देश उस समय 1965 के पहले की बात है, अभी भी वो 5 मेंबर हमारे यहाँ परमानेंट सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। और उस समय भी ये, तो यहाँ वीटो पावर तो किसी एक के मानने न मानने से काम तो चलता नहीं था। तो अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल, द सुपर पावर हैज आल्सो डेवलप्ड केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। अब देखिए यहाँ न्यूक्लियर वेपन के साथ साथ इन कंट्री सुपर पावरों ने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को बढ़ाने का भी
बढ़ाते गए। मतलब केवल उन्होंने डेवलप न्यूक्लियर ही नहीं किए, उसके साथ साथ उन्होंने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बढ़ाए। दिस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैन किल मिलियंस ऑफ पीपल विदाउट डैमेजिंग प्रॉपर्टी। अब ये जो ऐसे शस्त्र थे कि बिना प्रॉपर्टी को गवाए हजारों के लिए लोगों को मास डिस्ट्रक्शन, मतलब एक बड़ी संख्या में लोगों को मार सकता है विदाउट डैमेजिंग एनी मैटेरियलिस्टिक वेल्थ, बिना संपत्ति के नुकसान के लोगों को मार सकता है। पीपल वुड डाई मिजरेबली वाइल सफरिंग फ्रॉम द वायरस डिजीज। देखो इस तरीके से वायरस डिजीज से हजारों लोग मर जाते हैं बिकॉज दिस लेथल वेपन, और इस तरह का लेथल वेपन। देखो यहाँ आप लोगों ने इस साल आपने एक्सपीरियंस देखा इसका, कोरोना का, है ना, चाइना की लैब से निकला हुआ। अब नाउ ड्यूरिंग दिस डिकेड द मेनी इंपॉर्टेंट फार फेच चेंज टेक प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखो हमारे को इस समय में, इस दशक के अंदर 10 ईयर्स का जो पीरियड है डेकेड, मेनी इंपॉर्टेंट कई तरह के परिवर्तन हमको नजर आए प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिसीज ओइंग द मेनी रीजन। कोल्ड वॉर एमंग द सुपर पावर एंडेड, और सुपर पावर के अंदर जो कोल्ड वॉर है उसका भी अंत हो गया। सो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी हेल्प्ड इन दिस कंसर्न। ठीक है, इस मामले में न्यूक्लियर बैन ट्रीटी बहुत ही हेल्पफुल रही। इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम द ट्रीटी, ठीक है, एंड ऑलवेज सपोर्ट ऑफ डिसआर्मेंट। द वर्ल्ड विल ऑलवेज द डेंजर अंटिल द डिसआर्मेंट इज लेथल वेपन इज नॉट डन। देखो भारत देश की अगर हम बात करें इस संदर्भ में, तो भारत ने हमेशा एक बात का सपोर्ट किया है, और उसमें डिसआर्मामेंट का मतलब डिक्रीजिंग वेपन नहीं होने चाहिए। इससे अच्छा भारत ये कहता है कि हमें विश्व के अंदर अच्छे कामों में, ये जो हम शस्त्र के पीछे जो गवा रहे हैं उससे अच्छा तो बेटर है कि हम कोई अच्छा विश्व के लिए वेल बीइंग हो, अच्छे के लिए कुछ काम करें। और इंडिया ने हमेशा इसका स्वागत किया है ना, इंडिया ने हमेशा इसका स्वागत किया है। लेकिन या कुछ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ये बात जरूर उसने रखी। शुरुआती दौर में इंडिया ने भी साइन नहीं किए थे, लेकिन उसने ये बात कही थी कि ये तो ऑल ओवर होना चाहिए, फुली सभी कंट्रीज के लिए इक्वल होना चाहिए। केवल ओनली 5 कंट्रीज कैन एक्सपेरिमेंट ओनली न्यूक्लियर टेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, होल वर्ल्ड के लिए होना चाहिए। और बाद में जाके इंडिया ने भी इसके ऊपर साइन किए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये 2 टॉपिक जो पढ़े हैं इनके ऊपर आप नोट्स लिखेंगे और शो मी इन योर ग्रुप। आपका जो होमवर्क का ग्रुप है उसके अंदर मुझे आप शो करें। जय श्री स्वामीनारायण।